हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निफ्टी हैक। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आज हम बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक मुझे मतलब इस टाइम पे क्यों अच्छा लग रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या टारगेट्स रह सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस स्टॉक का सजेशन जो कि मैं मतलब क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से एक भाई है मेरा सुधीर, उसकी रिसर्च बहुत अच्छी रहती है, तो उसके लिए ये लॉन्ग टर्म व्यू में काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, और ये स्टॉक मैंने ही पहले ट्रैक किया हुआ था कॉनकॉर, बट मैंने इसमें एंट्री लेके एग्जिट कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीड थी मनी की। बट दोबारा से जब मुझे ये स्टॉक सजेस्ट किया तो मेरे को याद आया कि हाँ ये स्टॉक अच्छा था, इसको फिर से एक बार देखते हैं कैसे किस लेवल पे खड़ा हुआ है, और इसके बारे में बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं आज। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो अगर हम इसमें 12 मंथ्स का हॉराइजन लगाते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स का हॉराइजन लगा देते हैं। 12 मंथ्स का चार्ट है, ठीक है, 12 मंथ्स का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये 12 महीने के चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो लास्ट, अगर ये प्राइस यहाँ से देखो तो आप लास्ट 6 महीने ये हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ऑलमोस्ट 4 साल, 4.5 साल से ये स्टॉक एक ही प्राइस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। एक बार इसने ब्रेकआउट भी किया था बट वापस से आके फिर उसी रेंज में आ गया जहाँ पे ये ट्रेड करता था लगभग ऑलमोस्ट 4.5 साल से। और फिर अब हमें देखना है कि क्या ये स्टॉक कितना पोटेंशियल है इसका मूव करने का, क्या इस बार ये अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कितना मूव कर सकता है, और क्या यहाँ पे एट पर्टिकुलर प्राइस ये इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो जिस सेटअप की मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ वो ये है कि अगर हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है, एक सूडो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है, एक फॉल्स ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स कनेक्ट हुए और ब्रेकडाउन दिया और प्राइस वापस से आके इसी रेंज में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करता है, तो इसको हम ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं और हमें पता है कि इसके बाद प्राइस ऊपर मूव करता है। अगर आप BLS वाला आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आपको देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बेसिकली एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उस पर 2 टचेज़ हैं तो आप उसको ट्रेंड लाइन मान लेते हो, इसको मैं फॉल्स ट्रेंड लाइन बोलता हूँ। और फर्स्ट टाइम अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हमने क्या सीखा कि हमें सेल करना चाहिए। बट अगर होता क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर्स की अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं तो बाय कर सकते हैं एक चीप प्राइस पे, और अगर कैंडल वापस जाके ग्रीन में इसके अंदर क्लोज कर देता है ट्रेंड लाइन के, तो मतलब ये कंफर्मेशन एक तरीके से हमें मिलता है कि ऑपरेटर ने यहाँ पे एंट्री ली है, क्योंकि इस जगह पे जहाँ पे सेल कर रहे थे सब लोग, यहाँ से ऊपर ले जाने की हिम्मत और यहाँ पे खरीदने की हिम्मत और उसको फिर ग्रीन में क्लोज करने की हिम्मत सिर्फ ऑपरेटर के पास होती है। तो इसी बेसिस पे हम इस पर ट्रेड लेते हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप रिसेंटली इसी चार्ट्स पर अगर आप देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे ये वर्क किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी करंट सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें 2 टचेज आपको दिख रहे होंगे, 1 टच 2 टच। फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन, कैंडल आके अंदर क्लोज हो गई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और हमारे टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी कहोगे आप कि ऐसी चीज़ें कैसे, मतलब ये तो अजीब ही सा है, कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है, ऐसा क्या बता रहे हो, ये मैंने कभी नहीं सुना। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे तो सेल होता है, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो सेम इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और आपको फिर यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस जगह पे भी सेम है, यहाँ पे 1 टच 2 टच 3 टच ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और कैंडल आके जब अंदर क्लोज करी है, कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है, उसके बाद प्राइस ने रैली किया है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल मिल गया। और एग्जांपल अगर हम इसी चार्ट में देखें, अगर एक और एग्जांपल हम इसी चार्ट पे लें तो अगर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, बहुत सारे लोग के लिए ट्रेंड लाइन होगी, कंफर्म आप कर सकते हो ना। एक चीज़ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है इतना बड़ा, अब इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा कि बहुत सारे लोग मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और सेल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, ठीक है, वापस जैसे आके अंदर क्लोज हुआ, प्राइस ने रैली किया है, ठीक है। तो इसी फिलॉसफी पे, इसी साइकोलॉजी पे हम इस जगह पे ट्रेड करने की सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जैसे ये यहाँ से बाउंस किया था प्राइस ने, यहाँ से बाउंस किया था, ब्रेक किया, अंदर क्लोज हुआ, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर मूव करता है प्राइस तो हमें अपने टारगेट्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। टारगेट्स क्या होंगे इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूँ, ठीक है, प्लीज़ आप लोग मतलब पोजीशन साइजिंग मैं क्यों कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 महीने का टाइम फ्रेम है। आप ये नहीं सोच सकते कि 1 महीने टाइम फ्रेम पे कि कल से भाग जाएगा। अगर किसी भी यूट्यूबर ने या फिर किसी भी एनालिस्ट ने या किसी ने भी इन्वेस्टमेंट जानता है तो उसे पता है कि ऐसा नहीं होता है। वो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग उसमें होता है कि आप एक स्पेसिफिक डे पे एक स्पेसिफिक टाइम होराइजन में एक टारगेट फिक्स करते हो, वहाँ पे एग्जिट करते हो, ठीक है। पर इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है, एक टाइम होराइजन देना पड़ता है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बता दूं, अगर प्राइस यहाँ पे 3-4 महीने ऐसे कंसोलिडेट करता है, बहुत सारे लोग एग्जिट कर देंगे। तो अगर कोई आपको यहाँ बॉटम पे भी प्राइस बता दे रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप एंटर करते हो और आपका पेशेंस नहीं है क्योंकि ये मंथली चार्ट पे बता रहा है आपको कि यहाँ बॉटम है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि प्राइस ऐसे मूव कर जाएगा ऊपर,
ऐसा तो नहीं होने वाला है। प्राइस ने कंसोलिडेट किया, कितनी बार आपको अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद ये इस जोन में आप कितना पेशेंस आपका टेस्ट हुआ है, उसके बाद प्राइस ने टारगेट अचीव किया, फिर उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, आप देखो कितना पेशेंस आपका लगा इसके लिए। तो लोग ये भूल जाते हैं, आप कल से सोचने लगोगे यार प्राइस यहाँ क्यों आ गया, हल्का से नीचे क्यों आ गया, फिर ऊपर क्यों चला गया, फिर हल्का हल्का ऐसे यहाँ पर इतनी दिनों तक क्यों है। ठीक है, तो आप इस तरह देख रहे हो, अगर रेगुलर पोर्टफोलियो ट्रैक करोगे तो आप ये सारे प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाओगे। आप इन्वेस्टमेंट को यू इन्वेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपको उसको टाइम देना पड़ता है। एक होराइजन होता है, टाइम होराइजन। मेरा होराइजन रहता है 4 से 5 साल का, तो मैं उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट के लिए हो यहाँ पे प्लीज़ आप उस तरीके से इसको देखो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमें यहाँ पे क्यों बाय करना चाहिए। अगर आप 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखो तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है आपको दिख रहा है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टेस्ट करके प्राइस ने एक बाउंस किया। ठीक है, इसके अंदर क्लोज कर दिया 3 मंथ का कैंडल भी। ये भी एक कन्फर्मेशन है कि 3 महीने के कैंडल पे भी अंदर क्लोजिंग आ रही है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और अंदर क्लोजिंग। उसके बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि हाँ ये प्राइस ऊपर के लेवल को टच जा सकता है। ठीक है, ऊपर जा सकता है। इसके बाद हमें फंडामेंटल्स पे डिस्कशन करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं है, और उसके बाद उसी से हम टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या टारगेट हो सकता है, क्या एक फीजिबल टारगेट हो सकता है उस फंडामेंटल के बेसिस पे। तो हम इसके स्क्रीनर पे आ गए हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्क्रीनर पे आ गए हैं। तो इसका करंट प्राइस 615 रुपीज़ है। हाई जो इसमें रहा है 861। ठीक है, इसका हाई है 481, इसका लो है। ठीक है, और अभी करंटली इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो 46,836, मतलब 47,000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप, मतलब लार्ज कैप कंपनी है ये। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है इसके बारे में आप खुद रिसर्च करना सीखो और खुद आप उसको देखो, क्योंकि ये बहुत इजी सेगमेंट है, ये बहुत इजी चीज़ है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत डाइवर्सिफाइड है और बहुत कुछ कर रहा है। सिंपल सा बिजनेस, अगर आप इसको नहीं पढ़ सकते तो फिर आप कैसे करोगे। तो आप प्लीज़ वीडियोस देखने के बाद आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च करो कि ये कंपनी करती क्या है। इनके वीडियोस भी पढ़ेंगे, इनकी साइट पे आप उस पर ही जाके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि क्या करते हैं एक्चुअल में ये लोग। थोड़ा सा आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम पीई रेशियो देखें तो 1 मंथ के अराउंड ये अपने मीडियन पीई से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये थोड़ा सा स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड के जोन में ही है। ठीक है, तो क्या प्राइस में एंट्री हम कर सकते हैं? हाँ, फेयर वैल्यूड, अपना फेयर इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसके अराउंड ही ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से तो हम एंट्री ले सकते हैं। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो, या फिर हम सीधे मैक्सिमम 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे अभी ये फेयर वैल्यूड है, ठीक है, फेयर वैल्यू के आसपास है, और इसका हाईएस्ट जो इसने पी अटेंड किया वो 92 to 93 के अराउंड इसने अटेंड किया है पी हाईएस्ट। ठीक है, तो हम टारगेट इसी से कैलकुलेट करेंगे कि हाईएस्ट पी का क्या था, उससे हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे कि जब बूम पीरियड आएगा तो ये फिर से ये लेवल्स, ये जो पीई का लेवल्स है ये फिर से मैच हो सकता है, और फिर वहाँ पे हमें अपने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेल्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई सेल्स पे है। ठीक है, बिजनेस ऑल टाइम हाई सेल्स पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे इससे पहले दे चुका, हाईएस्ट मार्च 2024 में। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे इसका क्या कहते हैं प्रॉफिट्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और नेट प्रॉफिट 1292 ये भी हाईएस्ट एवर है। ठीक है, इससे पहले इतना हाईएस्ट, इससे नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ईपीएस भी हाईएस्ट है 16.92। ठीक है, तो ईपीएस जो 16.92 का है ना, इसी के बेसिस पे हमको कैलकुलेट करेंगे कि क्या प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो ईपीएस 16.92 है। अगर हम मान लें कि यही ईपीएस रहता है अगले 3-4 साल में, या फिर 3-4 साल में बूम पीरियड आता है और ये फिर से अपना 90 के पी को अटेंड करता है, तो ईपीएस अगर हम मान के चले कि यही ईपीएस रहेगा, कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा ही नहीं, मतलब कंपनी में ग्रो होगा ही नहीं। तो ईपीएस मान लो 17 का ईपीएस मान लिया हमने, और हमने मान लिया कि हाईएस्ट अगर पी को अटेंड करता है ये, तो पीई क्या होता है? प्राइस इज टू ईपीएस। ठीक है, अर्निंग्स। अब हमें पता है कि पी हाईएस्ट क्या है, 90। ठीक है, 90 के अराउंड हाईएस्ट पी है, तो अर्निंग्स हमारी अभी क्या 16.92, मतलब 17 के अराउंड। तो प्राइस हाईएस्ट क्या निकल के आ सकता है अगर यही रहता है, सेम मेंटेन करती है कंपनी, तो इसका टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 1530 रुपीज़ के अराउंड इसका टारगेट निकल के आएगा। अगर हम उस टाइम होराइजन को देखते हैं कि इस टाइम में अगर ये फिर से बूम करता है, ये पी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट वापस से आता है, पब्लिक इसको हायर पी देने की ट्राई करती है और 90 तक पी देती है, तो आप समझ सकते हो कि क्या पी आने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो क्या टारगेट आपका रहेगा 1530 रुपीज़ के अराउंड। अगर ये कंपनी स्टैग्नेंट रहती, कुछ ईपीएस ग्रोथ नहीं होता है, तब की बात कर रहा हूँ। अगर आप पी की हिस्ट्री में जाओ तो आप देखो पब्लिक ने कभी भी ऐसा नहीं किया, यहाँ पे ये पी दिया था, इस लेवल के अराउंड पी दिया था, अगली बार जब पी ऊपर गया तो इसको ब्रीच किया, अगली बार जब पी गया तो इसको ब्रीच किया, हाईएस्ट एवर लेवल को ब्रीच करता जा रहा है। ठीक है, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रीच किया। नेक्स्ट चांसेस क्या होंगे, इससे भी ऊपर जाए, तो उस तरीके से भी एक हायर पी हो जाएगा। मान 100 का पी देता है तो आपको टारगेट 1700 के अराउंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि कंपनी ग्रो करती है और मान लीजिए बहुत ही बेकार ग्रोथ होती है और 20 का ईपीएस बना लेती है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1800 का हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब अगर हम माने कि अगर हमारा जो कंपनी है
अब अगर हम देखें कि हमारी कंपनी का EPS कैसे ग्रो हो रहा है, तो 5.30 से 6, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 16, मतलब यहाँ पे स्टैगनेंट ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। बट अगर हम मानते हैं कि अगले 3 से 4 साल में 20 के PE पे पहुँचता है, ठीक है, और उस हिसाब से हम टारगेट देखें, सेम 90 के PE तक पहुँचता है, 20 के EPS तक पहुँचता है और 90 का PE देता है, तो हमारा टारगेट 1800 के अराउंड निकल के आएगा। ये बहुत ईजिली मीट हो सकता है टारगेट, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ठीक है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से अर्न कर रहा है कि नहीं अर्न कर रहा है, उसकी बात होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट आप देखो लगभग पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों में इसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब ये अपने कोर बिजनेस से अर्न कर रहा है। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो जाती है। आप इस मेट्रिक को भी अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हो फ्यूचर में। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, लास्ट में शेयर होल्डिंग की बात करें, तो हम ईयरली बेसिस बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। और FIS की होल्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे 16, FIS की होल्डिंग 27% से 12%, 13% के अराउंड आ गई, 12-13% के अराउंड आ गई है। मतलब यहाँ से इसने ऑलमोस्ट हाफ कर दी अपनी होल्डिंग को, ठीक है। वहीं पे DIS की होल्डिंग 14 से 25%, 26% के अराउंड आ चुकी है। मतलब DIS ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल कर दी है, ठीक है। और गवर्नमेंट की होल्डिंग आप देखो 0.08%, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या फिर नेग्लिजिबल ही मान लो, ठीक है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इतना खास चेंज नहीं आया कि सारा इंस्टीट्यूशन के हाथ से चला गया है या फिर सारा रिटेलर हैंड में चला गया था, कुछ नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही लग रहा है इस पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कांस्टेंट है, वैसा ही है जैसा हुआ करता था, उस पर्सपेक्टिव से सही लग रहा है। अब हम एक बार एंट्री के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम एंट्री कैसे ले सकते हैं या फिर कहाँ पर ले सकते हैं। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री का बताऊंगा, ठीक है। तो पहला सिनेरियो तो एंट्री का यही हो जाता है कि प्राइस अगर इसके ऊपर क्रॉस करने पे ही, मतलब ये क्रॉस जो हुआ था ना, यहाँ पे ही एक एंट्री सिनेरियो बन रहा था। बट हमें ये मान के चलना है कि इस जगह पे प्राइस आ सकता है, वापस से टेस्ट कर सकता है, इन लेवल्स को वापस टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक वेट करना है, ठीक है, कि अगर प्राइस इस लेवल को टेस्ट करता है या फिर इस रेड कैंडल की जो हमारा ओपनिंग है, रेड कैंडल की जो ओपनिंग है ना, ये ऊपर का साइड जो ओपनिंग है, इसको क्रॉस करता है, आप वहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप अभी से एंटर कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ इस जोन के अंदर थोड़ा सा मूव करता है, जो कि बहुत ही हाईली अनलाइकली है, बहुत ही कम चांसेस हो गए कि ऐसा होगा, आप यहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हो। बट आप पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करो, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। लेस देन 5% ऑफ पोर्टफोलियो का आप एक स्टॉक में लगाओ, ठीक है। आप बहुत लॉन्ग टाइम तक बने रहोगे और आप अच्छा रिटर्न्स बनाओगे, डिसेंट रिटर्न बनाओगे। अगर आप 5,000 लगाते हो, 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 5,000 रुपये लगाते हो, और अगर आप उसको 3x 4x करते हो, आप उसको 20,000 25,000 बनाते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। आपका रिस्क मिटिगेट होता है। मगर अगर आप 1 लाख के पोर्टफोलियो में 20,000 का लगाते हो, ठीक है, आपका रिस्क, आप प्रॉफिट तो बड़ा कर सकते हो, आप प्रॉफिट 1 लाख का बना सकते हो, बट अगर लॉस होगा, 50% डिटोरेट हो गया, वैसे स्टॉक है नहीं वैसा वाला, बट अगर होता है तो आपको लॉस भी बड़ा होता है। तो पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके रखो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और बाकी जो बीच बीच में न्यूज़ कमेंट्री सब आती रहती है, उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ही नेगेटिव कुछ हो गया, कि मतलब बहुत ही कुछ नेगेटिव हो गया, जैसे कुछ फ्रॉड निकल आया या कुछ स्कैम निकल आया, तो ही ऐसी कंपनीज़ को मतलब आप छोड़ने की सोचो। वरना आप ये डेली जो छोटी छोटी न्यूज़ आती है, इस पर आप न्यूज़ चैनल्स को देख देख के कि अरे यार अब प्राइस 2% गिर गया तो अब आज बेच देते हैं, 3% बढ़ गया तो आज खरीद लेते हैं, ये सब चीज़ों में मत पड़ो और एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोचो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ें अपनी एनालिसिस पोस्ट करना चाहते हो, या फिर आपकी एनालिसिस मेरी एनालिसिस से डिफर कर रही है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी आप अपनी एनालिसिस पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे अपनी एनालिसिस पोस्ट करते हैं, उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। ओपन ग्रुप है, आप भी उसमें डाल सकते हो व्यूज़ अपने। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम चैनल है तो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रिसीवर हो, आप भी अपना एनालिसिस उधर पोस्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाकाल की रक्षा करेंगे। धन्यवाद।